हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। क्लास 12th फिजिक्स, चैप्टर नंबर 1, वैद्युत क्षेत्र एवं आवेश। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं वैद्युत विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र, जिसमें आज हम अक्षीय स्थिति देख रहे हैं, अर्थात एंड ऑन पोजीशन देख रहे हैं। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि अक्षीय स्थिति होता क्या है और अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस तरह से ज्ञात की जाती है, ये आज हम देखेंगे। ठीक है। वैद्युत विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना आज हम सीखेंगे। दोस्तों सबसे पहले तो ये देखिए, पहले हम चित्र को समझ लेते हैं। ये आपके पास एक वैद्युत विध्रुव दिख रहा है जो कि दो आवेशों प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना हुआ है। मध्य बिंदु O है। वैद्युत विध्रुव की लंबाई 2a है, यानी दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2a। वैद्युत विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर, ठीक है, वैद्युत विध्रुव के अक्ष में ही, यानी अक्ष मतलब इन दोनों को मिलाने वाली जो लाइन है उसी को अपन आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, ये अक्ष कहलाएगा। इसी अक्ष को आप आगे बढ़ाए हो, इसी अक्ष को आप आगे बढ़ाए और वहाँ पर बिंदु P लिए हो, तो ये जो बिंदु P है वो वैद्युत विध्रुव के बढ़ाए गए अक्ष पर उपस्थित है। इसलिए हम कहेंगे कि ये बिंदु P इस विध्रुव के सापेक्ष, इस वैद्युत विध्रुव के सापेक्ष अक्षीय स्थिति में है, एक्सियल पोजीशन में है, ऐसा हम कहेंगे, क्योंकि ये बिंदु P इसी विध्रुव के अक्ष को बढ़ाने पर, यानी इसी विध्रुव के बढ़ाए गए अक्ष पर उपस्थित है। और मध्य बिंदु O से इस बिंदु P की दूरी r है। ठीक है दोस्तों, अब हम तीव्रताओं के बारे में बात कर लेते हैं कि किस तरह से E1 की दिशा और E2 की दिशा यहाँ पर निर्धारित की गई है। ये कैसे हुआ, तो ये अभी हम समझते हैं। आप देख सकते हैं कि इस वैद्युत विध्रुव में बिंदु A पर प्लस क्यू आवेश रखा है और बिंदु B पर माइनस क्यू आवेश रखा हुआ है दोस्तों। और हम ये मान रहे हैं कि ये वैद्युत विध्रुव अभी वायुव्य निर्वात में रखा है, यानी कि यहाँ पर इन दोनों आवेशों के मध्य वायु या निर्वात के अलावा और कुछ भी नहीं है। ठीक है, कोई अन्य माध्यम नहीं है। तो अब चलिए हम बारी बारी से क्या करेंगे। पहले बिंदु A पर उपस्थित प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे, और फिर बिंदु B पर माइनस क्यू आवेश उपस्थित जो है यहाँ पर, उसके कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। फिर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो बहुत ही सिंपल और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है दोस्तों, ज़रूर देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। फिजिक्स और मैथ्स के लिए ये चैनल आपको बहुत काम आएगा दोस्तों। बिंदु A पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण, ठीक है, बिंदु A पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको हम लोग E1 से व्यक्त करने हैं। ठीक है दोस्तों, तो E1 इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q/AP², और इसकी दिशा होगी AP की दिशा में ये तीव्रता की दिशा होगी। अब ये कैसे दोस्तों, देखिए, वो जो प्लस क्यू आवेश है जिसके कारण हम बिंदु P पर तीव्रता ज्ञात करना चाह रहे हैं, वो प्लस क्यू आवेश कहाँ उपस्थित है? A पर। तीव्रता कहाँ ज्ञात करनी है? बिंदु P पर। तो भैया इन दोनों के बीच की दूरी ही तो लिखनी होगी ना हमको, तो इसलिए हमने AP² लिखा है। बात अब दिशा की अगर होगी तो AP दिशा क्यों है? क्योंकि आवेश कौन सा है? प्लस क्यू आवेश है। बिंदु P पर आपको तीव्रता ज्ञात करनी है। तीव्रता ज्ञात करने के लिए वहाँ पे एकांक धनावेश की कल्पना करनी होती है। एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है उसी को अपन तीव्रता बोलते हैं। तो भैया इसलिए जब वहाँ एकांक धनावेश का आप कल्पना करोगे, क्योंकि आपको तीव्रता की परिभाषा में जाना होगा दोस्तों। अगर आप ये दिशा जानना चाहते हैं ना, तो इसके लिए आपको तीव्रता की परिभाषा और बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर तीव्रता का जो व्यंजक अपन ज्ञात किए हैं वहाँ आपको जाना होगा। वहाँ पे आपको ये समझ में आएगा कि ये फॉर्मूला किस तरह से तैयार हुआ है, दिशा किस तरह से तैयार हुई है। तो एकांक धनावेश की अगर आप कल्पना करोगे तो एकांक धनावेश पर जो बल की दिशा होगी वो AP की दिशा ही तो होगी, क्योंकि ये खुद क्या है? प्लस आवेश है। और वो एकांक धनावेश तो प्लस प्लस क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। तो A से P की ओर, यानी उस तरफ यानी उधर।
तो ए पी की दिशा में ही उसकी दिशा होगी दोस्तों, ठीक है। ये हुआ समझने का एक तरीका। दूसरा तरीका अगर आप देखना चाहें तो ये देख सकते हैं कि भाई विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से हमेशा निकलती हैं मतलब इसकी ओर नहीं बल्कि इससे दूर की ओर तीव्रता की दिशा होगी। प्लस क्यू आवेश की ओर नहीं बल्कि इससे दूर की ओर मतलब ए से पी की ओर, ना कि इसकी ओर, पी से ए की ओर नहीं, क्योंकि बल रेखाएं यहाँ से निकलती हैं ना कि यहाँ की ओर आती हैं। प्लस क्यू आवेश से रेखाएं हमेशा निकलती हैं दोस्तों, इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये इस तरीके से भी आप समझ सकते हो, इसलिए यहाँ पे ए पी दिशा होगी दोस्तों। अब ए पी दूरी का मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो वास्तव में आप देखिए ए बी यानी विद्युत द्विध्रुव की जो लंबाई है वो कितनी है, 2a है। तो ये पूरी दूरी जो है वो 2a है, तो आधी आधी कितनी हो जाएगी, a यानी ये दूरी जो है a होगी और ये भी दूरी कितनी होगी दोस्तों, a होगी, ठीक। और O से लेकर के P तक की दूरी ये R है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी R है। अगर इस पूरी दूरी में से, इस R दूरी में से अगर मैं इस A दूरी को माइनस कर लूँ, O से P तक की दूरी में से अगर O से A तक की दूरी अगर मैं माइनस कर लूँ तो मुझे A से P तक की दूरी मिल जाएगी। अब देखो O से P तक की दूरी कितनी है, R, O से A तक की दूरी कितनी है, A, यानी R में से अगर मैं A को हटा दूँ तो मुझे ये बचा हुआ दूरी मिल जाएगा, यानी कि ये दूरी क्या होगा, R माइनस A होगा दोस्तों। तो इसलिए ए पी स्क्वायर मतलब R माइनस ए स्क्वायर, ठीक। इसी तरह बिंदु बी पर कौन सा आवेश उपस्थित है, माइनस क्यू। इस माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर अगर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र लिखना चाहें तो हम लिखेंगे E2 इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q अपॉन बी पी स्क्वायर। अब बी पी स्क्वायर क्यों आया, क्योंकि माइनस क्यू आवेश उपस्थित है बिंदु बी पर, तीव्रता ज्ञात करनी है बिंदु पी पर, तो इन दोनों के बीच की दूरी हमको लिखनी होगी जो कि है बी पी। अब तीव्रता देखो दोस्तों, जब अपन प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता लिख रहे थे तो दिशा ए पी लिखे, ए पी मतलब ए से पी की ओर, लेकिन जब हमको बिंदु बी पर उपस्थित माइनस क्यू आवेश के कारण तीव्रता की दिशा लिखनी हो तो हम बी पी नहीं लिख रहे हैं बल्कि पी बी लिख रहे हैं, पी बी, ये देखिए पी बी दिशा में। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों, क्योंकि देखो तीव्रता ज्ञात करने के लिए अगर हम परिभाषा को याद करें, ठीक है, तो उस बिंदु P पर एकांक धनावेश की कल्पना करनी होगी। एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है उसी को उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। जब आप एकांक धनावेश की कल्पना करोगे, अब ये ऋण है और वो एकांक धन आवेश है, तो प्लस माइनस के बीच क्या होगा, आकर्षण होगा, मतलब उसको खींचेगा मतलब इस तरफ दिशा होगी, यानी P से B की ओर दिशा होगी दोस्तों, इसलिए P B दिशा में तीव्रता की दिशा होगी, ठीक। ये समझने का एक तरीका। समझने का दूसरा तरीका ये है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं किनको बोलते हैं, जिस दिशा में उस एकांक धनावेश पर बल लगता है वही तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती है, जिस पर एकांक धनावेश गमन कर सकता है। तो वो क्षेत्र रेखाओं के गुणों को जब हमने पढ़ा था तो हम पढ़ रहे थे कि माइनस क्यू आवेश की ओर क्षेत्र रेखाएं हमेशा आती हैं, यहाँ से जाती नहीं हैं बल्कि यहाँ की ओर आती हैं। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं इसकी ओर आएंगी, यानी P से B की ओर आएंगी, न कि B से निकलेंगी, ठीक है। तो आप इस तरह से भी आप समझ सकते हो। तो इसलिए तीव्रता की दिशा PB होगी, P से B, इसलिए हमने E2 का डायरेक्शन इधर लिखा है, P से B की ओर ऐसा। और जब हम E1 की बात कर रहे थे तो E1 की दिशा होगी A से P की ओर, A से P की ओर, A से P की ओर, इसलिए उधर लिखा है, देखो तीर का निशान उधर है। और E2 के लिए तीर का निशान P से B की ओर है दोस्तों, यानी E1 और E2 दोनों के जो दिशाएं हैं वो अपोजिट हैं, ठीक है, विपरीत दिशाओं में हैं। अच्छा, अब आप BP की गणना करना चाहेंगे, BP का मान निकालना चाहेंगे, तो B से लेकर के P तक की दूरी आपको चाहिए अगर दोस्तों, तो आप खुद सोचो, O से लेकर P तक की दूरी R है, ठीक है, O से लेकर P तक की दूरी R है, और ये जो बची हुई दूरी है वो A है, क्योंकि टोटल 2a था जिसको हम लोग दो भागों में बांटे थे तो a हो गया था, तो ये दूरी a है, और a और r टोटल हो गया r प्लस a। ये देखिए r प्लस a, ठीक दोस्तों। तो ये bp जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, r प्लस a। तो bp के स्थान पर हमने r प्लस a लिखा है, और स्क्वायर तो है ही, दिशा pb है। तो आप देख सकते हैं कि E1 और E2 एक ही रेखा में किंतु विपरीत दिशा में कार्यरत हैं। देखो
ये देखिए E1 की दिशा उधर है AP दिशा में, E2 की दिशा इधर है PB दिशा में। दोनों की दिशाएं विपरीत हैं लेकिन एक ही रेखा में है। और E1 का मान E2 से ज़्यादा है दोस्तों, ठीक है। E1 इज़ ग्रेटर देन E2। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो बिंदु A जो है वो P के करीब है, जबकि बिंदु B P से दूर है। यानी इस प्लस Q का इफ़ेक्ट बिंदु P पर ज़्यादा पड़ेगा किसकी तुलना में? इस माइनस Q की तुलना में। माइनस Q इस बिंदु P पर जो इफ़ेक्ट डालेगा उससे कहीं ज़्यादा ये बिंदु A पर उपस्थित प्लस Q आवेश इस पर इफेक्ट डालेगा, क्योंकि ये इसके करीब है और इसके कारण जो तीव्रता है वो E1 है। तो इसका वहाँ इफेक्ट ज़्यादा होगा क्योंकि ये इसके करीब है, तो इसका यहाँ इफेक्ट ज़्यादा होगा, इसलिए E1 का मान ज़्यादा होगा। और ये माइनस Q आवेश इससे दूर है, इसलिए इस माइनस Q आवेश का बिंदु P पर इफेक्ट कम होगा, इसलिए E2 तीव्रता जो है वो E1 से कम होगी। तो अब जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों कि E1 और E2 एक ही रेखा में कार्यरत हैं, परंतु दोनों की दिशाएं विपरीत हैं और साफ साफ पता चल रहा है कि E1 का मान E2 से ज़्यादा है। तो इसलिए परिणामी तीव्रता जो होगी वो दोनों को घटाने से प्राप्त होगी। और किस में से किसको घटाना है? बड़े में से छोटे को अपने को घटाना है, ठीक है दोस्तों। बड़े में से छोटे को घटाना है और जो परिणामी तीव्रता E होगी उसकी दिशा AP दिशा में होगी। ये AP दिशा वही है जो E1 की दिशा है। अब AP दिशा क्यों होगी परिणामी की दिशा? क्योंकि E1 का मान ज़्यादा है, तो जिसकी ताकत ज़्यादा उसी दिशा में परिणामी तीव्रता काम करेगी। तो E1 का मान ज़्यादा है, इसलिए परिणामी तीव्रता की दिशा E1 की दिशा में ही होगी, अर्थात AP दिशा में ही होगी। अब आप इनका मान रख लीजिए। E1 का मान आप देख सकते हैं कितना आया था, 1/4πε0 Q/r-a²। E2 का मान रख दीजिए आप, ठीक है। उसके बाद आप देखो कॉमन क्या क्या निकल रहा है, 1/4πε0 Q कॉमन निकल रहा है। यहाँ बचेगा 1/r-a², यहाँ बचेगा 1/r+a²। एलसीएम लोगे तो इतना इतना आएगा, ये इधर भागेगा, ये इधर भागेगा, इस तरीके से होगा, ठीक है। चलिए Q/4πε0। अब देखो इस पूरे को कैलकुलेट करने की कोई आवश्यकता नहीं, आप चाहें तो कैलकुलेट कर सकते हैं। a+b² का फॉर्मूला लगाएंगे तो a² + b² + 2ab करके फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पे a-b² का फॉर्मूला लगाएंगे तो a² + b² - 2ab करके फॉर्मूला लगेगा। तो थोड़ा सा आपके पास यहाँ पे जो लाइनें हैं वो बढ़ जाएंगी, काम बढ़ जाएगा। उससे अच्छा आप सीधे इनका एक फॉर्मूला लगा लीजिए। यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है x + y² - x - y² = 4xy। x के स्थान पर r को देखो, y के स्थान पर a को देखो, तो इस पूरे का फॉर्मूला क्या होता है? 4xy अर्थात 4ra। इस पूरे की जगह में आप लिख सकते हैं 4ra। और अपॉन में देखो आप r - a² r + a², यानी कि r - a r + a पूरे का होल स्क्वायर, ठीक। और a - b a + b यानी a² - b² यानी r² - a²। और ये जो होल स्क्वायर लगा है उसको तो अपन लगाए हैं, ठीक। अब देखो 4 को लिख सकते हो आप 2 × 2। Q को इधर लिख लिया, A को इधर लिख लिया, R को अलग से लिख लिया। ऐसा लिखने में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि सब आपस में गुणे में, ऊपर की जितनी भी चीज़ें आपस में गुणे में हैं, तो अपनी सुविधा अनुसार अपन किसको भी कहीं भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से हटाकर मैंने Q को इधर ले लिया, यहाँ कुछ नहीं तो फिर 1 रहेगा, 1/4πε0। 4 को लिखा 2 × 2, Q को इसके साथ लिखा, A को लिखा, R को अलग लिखा। क्यों ऐसा लिखा? क्योंकि 2 × Q × A जो है वो P होता है, वैद्युत विध्रुव आघूर्ण। डायपोल मोमेंट आप सभी को पता होगा। और ये फिर P हो गया तो 2PR इस तरीके से। और r² - a² का होल स्क्वायर, इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 1। यही किसी वैद्युत विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है दोस्तों। ये इसका अदिश रूप है, अर्थात हमने केवल यहाँ पर मैग्नीट्यूड लिखा है, अर्थात केवल परिमाण रूप में हमने लिखा है। अगर आप इसको सदिश रूप में लिखना चाहें तो ई वेक्टर कौन सी पोजीशन में? अक्षीय पोजीशन में, एक्सियल पोजीशन में 1/4πε0 2PR/r² - a² का होल स्क्वायर पी कैप। तो पी कैप क्या है? एकांक सदिश है, द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में एकांक सदिश, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, यदि a की वैल्यू r से बहुत बहुत कम हो तो a इज़ वेरी वेरी लेस देन r, तब तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है? सोचो
ए की वैल्यू अगर आर से बहुत बहुत कम है तो ए को आप यहाँ से नेग्लिजिबल मान लो, ए आर की तुलना में नगण्य है, मतलब ए को आप उड़ा दो, वहाँ से गायब कर दो। या यूँ समझिए कि ए की वैल्यू इतनी कम है कि आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू लगभग आर स्क्वायर के बराबर है, ऐसा सोचो आप, ठीक है। तो आप इस तरीके से सोचेंगे ना तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब इसके जगह पूरे की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर लिखेंगे, तो आर स्क्वायर पूरे का स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं कि क्या मिलेगा, देखो अब ये आर स्क्वायर बस लिखेंगे, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था परंतु उसको अपन सिर्फ आर स्क्वायर लिखेंगे और पूरे का स्क्वायर, तो ये दो घात मिलकर हो जाएगा 4 घात, ऊपर एक आर है तो एक ठोक आर कट जाएगा तो आर क्यूब बचेगा, ठीक है। और सदिश रूप में अगर अपन लिखना चाहें तो 1/4 पे एप्सिलॉन 0 2p वेक्टर अपॉन आर क्यूब। अब आप कहेंगे सर वहाँ पे आपने पी कैप लिखा था। दोस्तों वास्तव में ये पी और पी कैप दोनों का जो p इंटू पी कैप इज इक्वल्स टू पी वैक्टर होता है, ठीक है। तो यही p और p कैप मिल करके p वैक्टर हुए दोस्तों। भाई ये p का परिमाण, ये p का दिशा समझ जाओ, एकांक सदिश मतलब परिमाणपन और उसमें दिशा वही होगी जो इस p वैक्टर की दिशा है, तो इसलिए दोनों गुणन समझ करके p वैक्टर बनते हैं, ठीक है। आप इस तरह से इसको समझ सकते हैं, ठीक। तो ये सदिश रूप हुआ। यही किसी छोटे वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। दोस्तों मान लीजिए वही वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है, जिसका हमने वहाँ पे चित्र बनाया शुरुआत में, अगर मान लीजिए वायु या निर्वात के अलावा अगर किसी वो अन्य मीडियम में रखा होता, मान लो पानी में या किसी और मीडियम में, और उस माध्यम का परावैद्युतांक अगर k होता तो यही सूत्र किस तरीके से लिखा जाता, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के साथ आपको नीचे में k लिखना है, क्योंकि ये कौन है, परावैद्युतांक है। बाकी चीज़ें वैसी रहेंगी दोस्तों। तो परावैद्युतांक आपको यहाँ पे उस माध्यम का नीचे में लिखना होगा, अगर मान लीजिए वो किसी माध्यम में उपस्थित है, वायु या निर्वात के अलावा अगर कोई मान लो मीडियम है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे लिखना है दोस्तों। तो हमें पूरी उम्मीद है दोस्तों कि ये आज का ये डेरिवेशन आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर जरूर करें, कमेंट करके अवश्य बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।